हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री करनी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं प्रताप सिंह, आपका हिस्ट्री का एजुकेटर, एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ। ठीक है, तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कक्षा 12 का होगा, पार्ट 6 का टॉपिक है। ठीक है, और वो टॉपिक है आपके क्रांतिकारी गतिविधियां। कौन सा टॉपिक है? क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, याद रखिएगा, क्रांतिकारी गतिविधियां। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ा था, जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो किस प्रकार जनजातियों ने समय समय पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और उनके विद्रोह को कुचल दिया गया था, और फिर भी अंग्रेजों को अपनी कई नीतियां इन विद्रोह के कारण बदलनी पड़ी थी, तो उनके बारे में अपने चर्चा किया था। ठीक है, तो जनजातीय विद्रोह के बाद में आता है हमारा क्रांतिकारी गतिविधियां। देखिए, अपन टॉपिक शुरू करते हैं उससे पहले आप दो तीन चीजें याद रखिएगा। एक आता है आपके वर्ड आता है उदारवादी। क्या आता है वर्ड? उदारवादी। एक आता है उग्रवादी। एक आता है उदारवादी, एक आता है उग्रवादी, और एक आता है क्रांतिकारी। क्या आता है? क्रांतिकारी। उदारवाद को नरम दल भी कहा जाता है या नरमपंथी। उदारवाद को नरमपंथी भी कहा जाता है या नरम दल, और उग्रवादी को कहते हैं गर्म दल या गर्मपंथी। ठीक है, और क्रांतिकारी को क्या बोलते हैं? क्रांतिकारी ही कहते हैं। इन तीनों ही कैटेगरी का योगदान रहा है भारत को आजाद कराने में। इन तीनों ही कैटेगरियों ने भारत को क्या कराया है? आजाद कराया है। हम यह नहीं कह सकते कि भाई एक कैटेगरी ने ज्यादा योगदान दिया, दूसरे ने नहीं, क्योंकि सभी का लक्ष्य क्या था? भारत को आजाद कराना ही उनका लक्ष्य था। ठीक है, देखिए, उदारवादियों की विचारधारा क्या थी? जो शुरुआती उदारवादी थे, कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 ईस्वी तक, यानी कि 1885 से 1905 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड था वो कहलाता है मुख्य रूप से उदारवादी। ठीक है, इनकी जो विचारधारा थी ये क्या थे कि ये अंग्रेजों के प्रति थोड़ा सॉफ्ट दृष्टिकोण रखते थे। अंग्रेजों के प्रति कैसा रखते थे? सॉफ्ट दृष्टिकोण रखते थे, और इनका मानना था कि अंग्रेज अच्छे हैं, उन्होंने भारत को आधुनिक बनाया है, भारत को आधुनिक पथ की ओर लेके जा रहे हैं, भारत की सामाजिक बुराइयों को दूर किया है, भारत में प्रजातंत्र लेके आए हैं, तो ये सब अच्छा मानते थे। और वो ये कहते थे कि यदि हम अंग्रेजों को सही ढंग से अपनी बात प्रस्तुत करें तो अंग्रेज हमारी बात को अवश्य सुनेंगे। क्या सुनेंगे? अवश्य ही सुनेंगे। और उग्रवादी इनके जस्ट विपरीत थे। वो कहते थे कि अंग्रेज कोई काम के नहीं है, अंग्रेजों को क्या करो, भारत से बाहर निकालो। ठीक है ना, उग्रवादी। ठीक है, ये दोनों ही मतलब इतनी हिंसा के खिलाफ नहीं थे। लेकिन ये जो क्रांतिकारी आता है तीसरा, ये क्या कहते थे कि भाई अंग्रेजों को तो मार ही दो। क्या कर दो? अंग्रेजों को मार दो, हम इनको मार के भगाएंगे, डर से, भय से, आतंक से हम अंग्रेजों को मारेंगे। इन्होंने सशस्त्र का सहारा लिया। किसका लिया? अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए शस्त्र का सहारा लिया था, याद रखिएगा। ठीक है ना, शस्त्र का सहारा लिया था। और इसका उदय क्यों हुआ? क्योंकि उदारवाद और उग्रवाद जो लोग थे इनको कोई विशेष उपलब्धि नहीं मिली थी। उदारवाद क्या करते थे? वो हाथ जोड़ने, प्रार्थना पत्र देने की उनकी पॉलिसी थी। जो उग्रवाद थे वो धरना प्रदर्शन, ठीक है, विरोध प्रदर्शन, इसके अलावा उनकी कोई नहीं थी। तो क्रांतिकारी कहते थे कि हाथ जोड़ने से या धरना देने से हमको आजादी नहीं मिलेगी, हमें अंग्रेजों को गोली मार के आजादी मिलेगी। ठीक है, तीनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। हम किसी को यूं जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई उदारवादियों का योगदान ज्यादा है या उग्रवादियों का या क्रांतिकारी। देख, उस समय जिसको जैसा सही लगा उन्होंने वैसा ही किया। ठीक है, तो सभी का अपना अपना नजरिया है देखने का। तो उन्होंने अलग नजरिए से देखा, ठीक है, हम अलग नजरिए से देख रहे हैं, तो हमको वो नहीं करना, हमको तीनों के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, और समान दृष्टिकोण रख के पढ़ना है। ठीक है, क्रांतिकारियों ने तो देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान दे दी थी, तो हम उनके बलिदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में, और इसके भी दो भाग होंगे वीडियो में। ठीक है ना, तो आज हम पढ़ेंगे पहले भाग के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्रांतिकारियों में। देखिए, भारत में क्रांतिकारियों के प्रमुख केंद्र थे, यानी कि प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां कहाँ कहाँ होती थी? महाराष्ट्र में,
बंगाल में और पंजाब में। ठीक है, भारत में क्रांतिकारियों के प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, और यही देश की स्वतंत्रता के भी प्रमुख केंद्र थे, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के भी प्रमुख केंद्र यही थे। ठीक है, अपना जैसा राजस्थान का एरिया है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन देश प्रेम की भावना से अलग ही था। हम ये नहीं कह सकते कि जैसी भावना दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बंगाल में राष्ट्र के प्रति जैसी भावना वहां पे चल रही थी वैसी ही हमारे राजस्थान में थी, नहीं, ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे राजा महाराजाओं का राज था। ठीक है, शिक्षा नहीं थी। राजस्थान प्रदेश के अन्य हिस्सों से, संचार साधनों से लगभग कटा हुआ ही था। ठीक है, तो यहाँ पे वैसी राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियां नहीं हुई जैसी महाराष्ट्र में हुई, बंगाल में हुई, या फिर आप कह लीजिए नॉर्थ इंडिया में हुई। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट, विदेशों में क्रांतिकारियों के प्रमुख केंद्र लंदन, किसकी राजधानी है? इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन की। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। सैन फ्रांसिस्को कहां पर है? यूएसए में, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को। गदर दल था क्रांतिकारियों का, इनका सैन फ्रांसिस्को में क्या था? मुख्यालय था। फिर आता है बर्लिन। बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की, बर्लिन। सुभाष चंद्र बोस गए थे बर्लिन, जर्मनी। ठीक है, फिर है टोक्यो, और ये किसकी राजधानी है? जापान। बर्लिन से सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए थे? जापान गए थे। रास बिहारी बोस भी गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो भारत में क्रांतिकारियों के प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब थे, जबकि विदेशों में क्रांतिकारियों के प्रमुख केंद्र लंदन, जो ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है, पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, सैन फ्रांसिस्को, ये यूएसए में है, बर्लिन, ये जर्मनी की, जहाँ का हिटलर था, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और टोक्यो ये जापान की राजधानी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये विदेशों में क्रांतिकारियों के प्रमुख केंद्र थे। अब देखिए, क्रांतिकारियों ने तो एक किसका सहारा लिया? हथियार का। किसका सहारा लिया? कि भाई अंग्रेज, सीधी सी भाषा में कीजिए कि अंग्रेज क्या है? लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। अंग्रेजों को तो क्या है? बंदूक के डर से ही, भारत से भय दिखाकर ही निकाला जा सकता है। वो प्रार्थना पत्रों से, हाथ जोड़ने से या फिर धरना देने से वो भारत से जाने वाले नहीं हैं। और उनको क्या करना है? हमको हथियार दिखा के घर से बाहर निकालना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक तो उनकी ये पॉलिसी थी, और दूसरा इनके उदय का कारण क्या कह सकते हैं कि उदारवादी और उग्रवादी दोनों ही अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुए। ठीक है, जो शुरुआती जो उनका चरण था उनमें उनको कोई विशेष सफलता नहीं मिली थी। अब जो देश के जो युवा लोग थे उस समय के, ठीक है, अब उनको पसंद थोड़े आएगा अंग्रेजों में जाके बोलो कि अंग्रेजों बाहर जाओ, अंग्रेजों बाहर जाओ, और अंग्रेज कौन से कहने से चले जाएंगे। तो उन जो युवा लोग थे उनका जो जोश खून खोलता था कि यार ये क्या, एक तो डोगरे हैं जो मतलब जो शुरुआती जो उग्रवादी थे, तो वो क्या है कि ये जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं ये क्या अंग्रेजों से बात करने की बात करते हैं कि ये लातों के भूत है, बातों के। अंग्रेजों शुरुआत में तो जो क्रांतिकारी थे वो उग्रवादी और उदारवादियों के साथ में थे। ठीक है, उनकी गतिविधियों में साथ थे। जब उनको कोई विशेष सफलता नहीं मिली, निराश हो गए, तो उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया, वो था क्रांतिकारी गतिविधियों का रास्ता। याद रखिएगा, कौन सा रास्ता है? क्रांतिकारी गतिविधियों का रास्ता। ठीक है, और उन्होंने क्या उठाया? हथियार उठा लिया कि भाई ये अंग्रेज क्या बातों से मानने वाला नहीं है, इनके लिए तो अभी क्या है? लठ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आगे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय सेना का साथ लेने का प्रयास किया। एक तो उन्होंने खुद हथियार उठा लिए, ठीक है, अपनी फौजें बनाने लगे। ठीक है, दूसरा जो भारतीय सैनिक थे उनसे ये क्या करते, प्रयास सहायता लेने का हमेशा प्रयास करते थे कि भाई क्या पता ये लोग हमारे साथ आ जाएं और हम मिलके भारतीय सेना में जो ब्रिटिश भारतीय सेना थी उसके सैनिक मिलके हम अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाले। भाई भारत में अंग्रेजों की ताकत क्या थी? जो भारतीय सैनिक थे वही तो थी। आज भारत में अंग्रेजों की ताकत का राज क्या था? सहायक संधि के बाद में जगह जगह अंग्रेजों ने अपनी फौजें स्थापित कर दी। वो फौजें कौन थे? उनमें भारतीय लोग ही तो थे। ठीक है, अंग्रेज कितने सैनिक थे? कम ही थे। ठीक है, तो वो भारतीय सैनिक ही अंग्रेजों के विरुद्ध थे, भारतीय सैनिक जो थे वो अंग्रेजों के साथ थे। और वो ये चाहते थे कि अगर भारतीय होने के नाते ये जो भारतीय सैनिक है ये अंग्रेजों का साथ छोड़ के हमारे साथ आ जाए तो अंग्रेजी राज क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। भाई अंग्रेज तो मुट्ठी भर थे हिंदुस्तान में। उन्होंने क्या किया? भारतीय सेना तैयार की, वो भारतीयों के खिलाफ ही लड़ती थी। जो क्रांतिकारी लोग थे वो ये कहते थे कि ये जो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक है ये अगर हमारे साथ हो जाए तो हम
अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल देते। ठीक है, लेकिन ऐसा होता कम ही है। ठीक है, भारतीय सैनिक आपको पता है हमेशा ज्यादातर वो अंग्रेजों के साथ ही रहे, उन्होंने क्रांतिकारियों का या किसी भी क्रांति में सहयोग नहीं किया। 1857 की क्रांति में भी सारे सैनिकों ने एकजुट होकर युद्ध नहीं किया था, वरना 1857 में ही क्रांति भारत आजाद हो जाता। दूसरा, क्रांतिकारियों ने अंग्रेज विरोधी विदेशी ताकतों से सहायता ली। अब देखिए, शत्रु का शत्रु क्या होता है? मित्र होता है। शत्रु का शत्रु क्या होता है? मित्र होता है। शत्रु का शत्रु क्या होता है? मित्र होता है। ठीक है, जब इंग्लैंड के शत्रु थे, अंग्रेजों के शत्रु थे, खासकर कौन? फ्रांसीसी, फ्रांस। ठीक है, जापान। देखिए, फ्रांस तो शुरुआत में अंग्रेजों का मित्र था, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध होता 1914 से 1918, तभी ब्रिटेन के साथ होता, तो फ्रांस को आप कट कर दीजिए। जापान, जर्मनी। ठीक है, ये प्रमुख रूप से अंग्रेजों के शत्रु होते हैं। और जो हमारे देश के क्रांतिकारी होते हैं, विशेषकर सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये विदेशी ताकतों के माध्यम से भारत को आजाद कराना चाहते थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपको पता होगा, पहले बर्लिन गए थे, फिर वो टोक्यो गए थे जापान की सहायता से, और जापान की सहायता से उन्होंने जो हमारे देश की जो द्वीप है अंडमान निकोबार, उन पे भी अधिकार कर लिया था। बाद में उनका नाम शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप रखा था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो भाई, एक तो जो उग्रवादी और उदारवादियों को जो असफलता मिली, उनसे क्रांतिकारियों का उदय हुआ। क्रांतिकारी डर के माध्यम से, भय के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे, और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय सेना का साथ लेने का प्रयास भी किया, और अंग्रेज विरोधी विदेशी ताकतों से भी सहायता प्राप्त करने का उन्होंने प्रयास किया था। ये बात याद रखना है आपको। अब देखते हैं प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां क्या क्या हुई। सबसे पहले देखते हैं लंदन में कौन कौन सी। देखिए, लंदन में कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। इन्होंने एक संगठन स्थापित किया था, इंडिया होम रूल सोसाइटी, याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया होम रूल सोसाइटी स्थापित किया था, लंदन में ही किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। क्रांतिकारियों का पिता श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है, और इनका संगठन क्या था? इंडिया होम रूल सोसाइटी या इंडियन होम रूल सोसाइटी, याद रखिएगा। क्या है? इंडियन होम रूल सोसाइटी। ठीक है, इनका संगठन और इनका कार्यालय क्या कहलाता था? इंडिया हाउस। क्या कहलाता था? इंडिया हाउस। देखिए, लंदन में जितने भी क्रांतिकारी थे, तो ये जो इंडिया हाउस है वो उनका क्या था? घर था, प्रमुख केंद्र था। लंदन में जो इंडियन क्रांतिकारी थे उनका ये क्या था? घर था, इंडिया हाउस। ठीक है, फिर इसमें देखिए समाचार पत्र क्या था इनका? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इनका समाचार पत्र था। और अन्य सहयोगी कौन कौन थे इसमें? अब्दुल्ला सोहरावर्दी, मैडम भिखाजी कामा, वीर सावरकर। ये कौन से हैं? अपने वीर डी सावरकर। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, वो यहीं पर लिखी थी, इसी में। ठीक है, और मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा है यहाँ पे। ठीक है, जिन्होंने कर्जन वाइली की गोली मार के हत्या की थी, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ये सभी इस इंडियन होम रूल सोसाइटी से जुड़े हुए थे या इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो लंदन में कौन थे प्रमुख क्रांतिकारी? श्याम जी कृष्ण वर्मा। इन्हें क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। इनका संगठन क्या है? इंडियन होम रूल सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। इनका कार्यालय, जिसे इंडिया हाउस कहा जाता है, ये इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का क्या था? केंद्र था, या क्रांतिकारियों का भी केंद्र था। जितने भी क्रांतिकारी थे वो यहीं पे रहते थे। समाचार पत्र क्या है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, और अन्य सहयोगी अब्दुल्ला सोहरावर्दी, मैडम भिखाजी कामा, वीर सावरकर और मदन लाल ढींगरा। और श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्या कहते हैं? क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। और क्रांतिकारियों की माता किसे कहते हैं? क्रांतिकारियों की माता वो कहते हैं मैडम भिखाजी कामा को। किसे बोलते हैं? मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्रांतिकारियों का पिता श्याम जी कृष्ण वर्मा, क्रांतिकारियों की माता मैडम भिखाजी कामा। क्रांतिकारियों की माता मैडम भिखाजी कामा, पिता श्याम जी कृष्ण वर्मा को कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, शॉर्ट में बोलते हैं वीडी सावरकर। वीडी सावरकर या वीर सावरकर भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने 1899 ईस्वी में नासिक में मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की थी। नासिक में की थी। नासिक धार्मिक रूप से भी प्रसिद्ध है, कुंभ का मेला लगता है। भारत में 4 जगह कुंभ का मेला लगता है, नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन। तो नासिक में इन्होंने मित्र मेला संगठन की स्थापना की थी, याद रखिएगा। ठीक है, और बाद में 1904 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया था, अभिनव भारत संस्था कर दिया गया था। नाम बदल के क्या कर दिया गया था इसका, अभिनव भारत। तो 1899 मित्र मेला, फिर इसका नाम बदल के 1904 में अभिनव भारत। और कौन थे फाउंडर, संस्थापक, तो वो थे विनायक दामोदर सावरकर, जिसे हम कहते हैं वीडी सावरकर। और अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह क्या है, अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह है चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनाया था, ये महाराणा कुंभा ने बनाया था। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनाया था, महाराणा कुंभा ने बनाया था, याद रखिएगा। महमूद खिलजी को युद्ध में पराजित किया था, मालवा के शासक थे महमूद खिलजी फर्स्ट। ठीक है, तो उस विजय की स्मृति में इन्होंने ये बनाया था, याद रखिएगा। ठीक है ना, सारंगपुर के युद्ध में पराजित किया था। कौन सा युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में। ठीक है, आगे देखते हैं। यह संस्था नवयुवकों को अंग्रेजों से लड़ने का प्रशिक्षण देती थी। यह संस्था नवयुवकों को अंग्रेजों से लड़ने का क्या देती थी, प्रशिक्षण देती थी। उन्हें तलवार चलाना, लाठी चलाना, घुड़सवारी, रनिंग और पहाड़ चढ़ना आदि कई प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि वो समय पड़ने पर अंग्रेजों से क्या कर सके, मुकाबला कर सके, याद रखिएगा। ठीक है, अभिनव भारत की ओर से पांडुरंग महादेव बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ भेजा गया था, पेरिस, फ्रांस की राजधानी। और किसको भेजा गया था, पांडुरंग महादेव बापट को भेजा गया था, पांडुरंग महादेव बापट को। ठीक है, नाम याद रखिएगा। और किस संस्था की तरफ से भेजा गया था, अभिनव भारत। और संस्थापक कौन थे, वीडी सावरकर। स्थापना 1904 में हुई थी अभिनव भारत की। और मित्र मेला पूछे तो 1899 में। हालांकि संस्था एक ही है, बाद में नाम बदल दिया गया था। ठीक है, और बापट ने रूसी पुस्तक बम मैनुअल की प्रति प्राप्त कर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, याद रखिएगा। बापट ने रूसी पुस्तक बम मैनुअल की प्रति प्राप्त कर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। फिर सावरकर ने 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर आयोजित महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर आयोजित शोक सभा का इन्होंने विरोध किया था। शोक सभा का इन्होंने विरोध किया था कि भाई महारानी मरी है इंग्लैंड की, और इंडियन लोग क्यों शोक कर रहे हैं। ठीक है, उनकी महारानी थोड़ी मरी है। यदि तुम ब्रिटेन की महारानी को अपना महारानी मानते हो, यानी कि तुम उनकी गुलामी को स्वीकार कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उनकी गुलामी को स्वीकार कर रहे हो, तो इसमें दुख करने की क्या बात है। तो उन्होंने इस चीज का विरोध किया। हालांकि अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने सब किया था, तो वो भारतीय जनता को प्रोत्साहित करना चाहते थे कि महारानी इंग्लैंड की मरी है, हिंदुस्तान की नहीं मरी है, भारत आजाद है। ठीक है, तो वो ये दर्शाना चाहते थे। उन्होंने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव को उन्होंने क्या कहा, गुलामी का उत्सव और देश और जाति के प्रति विद्रोह की संज्ञा दी है। एडवर्ड सप्तम का जो राज्याभिषेक हुआ, उसे एक तो गुलामी का उत्सव कहा है कि भाई तुम उत्सव में शामिल हो रहे हो, यानी कि तुम अपने आप को गुलाम मानते हो। देश और जाति के प्रति क्या कहा, विद्रोह कहा है। सावरकर ने अपनी पुस्तक भारत का स्वतंत्रता संग्राम, याद रखिएगा, में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है। प्रथम स्वतंत्रता युद्ध, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है, तो वो वीडी सावरकर है। इनकी पुस्तक का नाम है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, और ये इन्होंने कहाँ पे लिखी थी, इंग्लैंड में लिखी थी। ठीक है, ये
अपनी पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड में गए थे और वहीं पे इंडिया हाउस से संबंधित जुड़े थे। सरकार ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया था, याद रखिएगा, सरकार ने इस पुस्तक पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ये अलग नाम पीक वीक पेपर्स, ये अलग नाम से आई थी, पीक वीक पेपर्स और स्काउट पेपर्स के नाम से भारत आई थी, याद रखिएगा, पीक वीक पेपर्स और स्काउट पेपर्स के नाम से भारत आई थी। सावरकर पर नासिक षड्यंत्र केस चलाकर, ये अभी आगे पढ़ाएंगे, नासिक षड्यंत्र केस चलाकर 1910 में अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल भेज दिया गया था, ठीक है ना। सावरकर पर नासिक षड्यंत्र केस चलाकर 1910 में अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में भेज दिया गया था, जहां पर उनको घोर यातनाएं दी गई थी। और कहा जाता है कि जब उनको लंदन से भारत लेके आ रहे थे, लंदन से भारत, तो समुद्री जहाज से लेके आ रहे थे, तो वो कहते हैं कि बीच में नाव से कूद के भाग गए थे और वो एक तट पे पहुंचे थे जहां पे फ्रांसीसी सैनिकों ने उन्हें पकड़ के, ठीक है, वापस अंग्रेजों के हवाले कर दिया था। वीर सावरकर को किस्मत खराब थी, उनको वापस पकड़ के दे दिया गया, ठीक है। और बाद में उनको सेलुलर जेल आजीवन कारावास की सजा मिली थी। इनको कितनी मिली थी? आजीवन कारावास की सजा मिली थी। आगे देखते हैं, करजन वायली हत्याकांड। क्या है करजन वायली हत्याकांड? मदन लाल ढींगरा, याद रखिएगा, मदन लाल ढींगरा ने की थी करजन वायली की हत्या। और ये करजन वायली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एडीसी था। क्या था? एडीसी था और भारतीयों पर अत्याचार करता था, इसलिए मदन लाल ढींगरा ने इसकी क्या कर दी? गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर आता है आपके नासिक षड्यंत्र केस। ये भी कब की घटना है? 21 दिसंबर 1909 की है, ठीक है, 21 दिसंबर 1909 की। तो इसमें अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने नासिक जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, नासिक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। और उस हत्या में जो पिस्तौल थी कौन सी थी? ब्राउनिंग पिस्तौल का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और अनंत लक्ष्मण कन्हरे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे, विनायक नारायण को फांसी की सजा दी गई थी। और आपको पता होगा वीर सावरकर, भी हमने पीछे पढ़ा, उनको क्या मिली? वीर सावरकर, उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी, आजीवन कारावास की सजा मिली थी। नासिक षड्यंत्र केस के तहत ही उन्हें आजीवन, और कहां भेज दिया गया था? अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया गया था। कहां भेज दिया गया था? अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया गया था। आगे देखते हैं, दिल्ली षड्यंत्र केस। कौन सा है? दिल्ली षड्यंत्र केस 23 दिसंबर 1912 ईस्वी, 23 दिसंबर 1912। अब देखिए कि 1911 ईस्वी में, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं 1905। 1905 की घटना क्या थी? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। फिर 1911 में दिल्ली दरबार बुलाया गया अंग्रेजों ने। क्या बुलाया? दिल्ली दरबार बुलाया। और इसमें दो निर्णय लिए गए थे। कितने? दो फैसले लिए गए थे, दो निर्णय इसमें। एक तो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। और दूसरा था भारत की राजधानी, भारत की राजधानी कहां से कहां? कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। कि अब भारत की राजधानी क्या होगी? दिल्ली होगी, यानी कि राजधानी परिवर्तन का फैसला लिया गया। देखिए दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है, तो इसमें 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, आपको पता है, ठीक है। और बाद में 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में दो निर्णय लिए गए थे। एक तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, जो बंगाल विभाजन किया गया था उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और दूसरा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाई जाएगी। यानी कि 1911 तक भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी, और अब क्या होगी? दिल्ली होगी। तो 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कौन बना? दिल्ली बनी। दिल्ली भारत की राजधानी बनी। और जब भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय राजधानी में प्रवेश कर रहे थे, तो उन पर बम फेंका गया था, उन पे बम फेंका गया था। याद रखिएगा, क्या फेंका गया था? बम फेंका गया था। और फेंकने वाले प्रमुख कौन थे? ये योजना किसकी थी? रास बिहारी बोस की थी, रास बिहारी बोस की थी, ठीक है। ये तो कहां चले गए? टोक्यो चले गए, जापान चले गए, अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए।
और अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार को फांसी की सजा दी गई। दिल्ली षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है कि जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई और लॉर्ड होर्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, तब उन पे बम फेंका गया। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस तो अंग्रेजों से बच के निकल गए, लेकिन अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार को दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा या मृत्यु दंड या कैपिटल पनिशमेंट दिया गया था। ठीक है, अब आता है आगे नेक्स्ट घटना हमारी कामागाटा मारू प्रकरण। कामा आ की मात्रा है, कामा गाटा मारू प्रकरण 1914 की बात है। ये 1912 की थी और ये कब की है? 1914 ईस्वी की। कामा गाटा मारू प्रकरण। ठीक है, ये क्या था? एक जहाज का नाम था। कामा गाटा मारू क्या था? ये एक जहाज था, पानी वाला शिप। ठीक है, जिसे हांगकांग से गुरुदत्त ने किराए पर लिया था। जिसे हांगकांग से, हांगकांग कहां पर है? ये चाइना में है, चाइना के पास में। हांगकांग ने गुरुदत्त से किराए पे लिया था। इसमें 376 पंजाबी भारतीय थे। ठीक है, तो ये हांगकांग से कहां के लिए गया था? वैंकूवर, ये कनाडा में है। वैंकूवर कहां पर है? कनाडा गया था। लेकिन कनाडा के तट पर इन्हें उतरने की अनुमति नहीं दी गई थी। इन्हें कनाडा के वैंकूवर तट पर इस जहाज के व्यक्तियों को कनाडा में उतरने की अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने नियम बनाया था कि जो जहाज विदाउट परमिशन आता है अंग्रेजों की, उसे आप उतरने नहीं दे सकते, क्योंकि उस समय कनाडा भी तो अंग्रेजों का ही उपनिवेश था, तो उन्हें वहां पर उतरने की इजाजत नहीं दी गई थी। तो ये जहाज वापस कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पे आया था। कलकत्ता के वापस बजबज बंदरगाह पे आया था। तो जो अंग्रेज सरकार थी वो इन पंजाबियों को सीधे पंजाब भेजना चाहती थी। कहाँ भेजना चाहती थी? सीधे पंजाब। तो इसी बात को लेकर पुलिस में और इन जहाज के जो यात्री थे उनमें थोड़ी बहुत कहते हैं नोक झोंक हो गई या थोड़ा बहुत संघर्ष हुआ, जिसमें 20 लोग मारे गए। कितने? 20 लोग मारे गए। तो ये है कामागाटा मारू प्रकरण। अंग्रेजी सरकार की रिपोर्ट के अनुसार जब जहाज वैंकूवर में था, यानी कि कनाडा में, तब हथियार खरीद के जहाज पे लाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो अंग्रेज सरकार को पाना चाहिए था, तो अंग्रेज सरकार ने क्या कहा कि इस जहाज में हथियार लाए गए थे। ठीक है, तो उन्होंने ये आरोप लगाया था। आगे आता है सिंगापुर विद्रोह। ठीक है, सिंगापुर विद्रोह फरवरी 1915। ये भी आपके रास बिहारी बोस ने ही इसकी योजना बनाई थी। रास बिहारी बोस और गदर दल, इनकी योजना थी। यह विद्रोह गदर पार्टी ने किया था। किसने किया था? गदर पार्टी ने। और इस कार्य के लिए मूल चंद्र को सिंगापुर भेजा गया था। किसको? मूल चंद्र को सिंगापुर भेजा गया था। और यह तय हुआ था कि भाई, एक तो सिंगापुर भेजा गया और यह तय हुआ था कि भारतीय सैनिक क्या है? भारतीय सैनिक विद्रोह कर जर्मन कैदियों को मुक्त कराएंगे। तो यह तय हुआ था कि भारतीय सैनिक विद्रोह करके जर्मन कैदियों को मुक्त कराएंगे। फिर भारतीय सैनिक और जर्मन सैनिक मिलकर मलाया पर अधिकार कर लेंगे। मलाया प्रायद्वीप है, आप ये कह लीजिए मलेशिया मान लीजिए, और पूर्वी एशिया से अंग्रेजों को निकाल देंगे। पूर्वी एशिया से अंग्रेजों को क्या करेंगे? निकाल देंगे। और इसके लिए किसको भेजा गया था? मूल चंद्र को। तो भारतीय सैनिक गए, उन्होंने विद्रोह किया वहां पे, यानी कि मूल चंद्र वहां पे गए, भारतीय सैनिकों ने विद्रोह भी किया और जर्मन कैदियों को मुक्त भी कराया। लेकिन जर्मन कैदियों ने भारतीय सैनिकों का साथ देने से इनकार कर दिया। तो सिंगापुर विद्रोह की योजना सफल नहीं हो सकी। ठीक है, तो सिंगापुर विद्रोह फरवरी 1915। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आता है लाहौर सशस्त्र विद्रोह 21 फरवरी 1915। 21 फरवरी 1915। ठीक है, इसमें भी रास बिहारी बोस का नाम आता है। किसका? रास बिहारी बोस। सेना में विद्रोह की तारीख निश्चित की गई थी। रास बिहारी बोस।
ठीक है। इस दिन सेना में यानी कि 21 फरवरी को 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है और उसके 7 दिन बाद में यानी कि 21 फरवरी को विद्रोह की तारीख निश्चित की गई थी। और इसका केंद्र क्या था? लाहौर में सेना में हम क्या करवाएंगे? विद्रोह करवाएंगे। लाहौर में जो सेना है उसमें हम विद्रोह करवाएंगे। ठीक है। तो भारत सरकार ने तो, और विद्रोह से पहले ही अंग्रेजों को सूचना मिल गई थी। ठीक है। तो भारत सरकार ने भारत सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है ना, तो भारत सुरक्षा नियम के यहाँ पे अंतर्गत है, तो विशेष मुकदमा दायर किया गया और प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसमें करतार सिंह सरावा और विष्णु पिंगले को मृत्युदंड दिया गया था। तो लाहौर सशस्त्र विद्रोह क्या है? 21 फरवरी को घटित हुई थी। सेना में विद्रोह की तारीख निश्चित की गई थी। केंद्र क्या था? लाहौर। लेकिन अंग्रेजों को पहले पता लग गया और भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत विशेष मुकदमा दायर किया गया जिसे कहते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। इसमें करतार सिंह सरावा और विष्णु पिंगले को मृत्युदंड दिया गया। दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार ने गदर दल के क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया और यह मुकदमा सैन फ्रांसिस्को का प्रथम मुकदमा कहलाया। क्या कहलाया? सैन फ्रांसिस्को का प्रथम मुकदमा कहलाया और आरोप लगाया कि इन्होंने जर्मनी से हथियार खरीदे। जर्मनी तो अंग्रेजों का मित्र था और इस समय प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था, तो इन पे आरोप लगाया गया कि इन्होंने जर्मनी से हथियार खरीदे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आता है काबुल में अस्थायी सरकार। क्या है? काबुल में अस्थायी सरकार की स्थापना। ये दिसंबर 1915 में की गई थी, यानी कि अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी। काबुल, काबुल कहां पर है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। और यहाँ पे कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है, ये राष्ट्रपति थे यानी कि राजा थे और इनके प्रधानमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला। याद रखिएगा, काबुल में अस्थायी सरकार की स्थापना किसने की? राजा महेंद्र प्रताप ने, और इनके प्रधानमंत्री बरकतुल्ला थे। ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है। और इसके बाद में एक घटना और होती है कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1924 में। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और ये किसके द्वारा की गई थी? सचिंद्र सान्याल के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? सचिंद्र सान्याल के द्वारा की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और बाद में इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ के एक नई संस्था बनाई गई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया था। और इसके संस्थापकों में प्रमुख नाम किसके आते हैं? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये इसके प्रमुख संस्थापक थे। याद रखिएगा, मुख्य भूमिका तो इन दो की थी, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की। ठीक है, तो अपन को चारों का नाम याद रखना, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। और इनका पत्र क्या था? रिवोल्यूशनरी इनका प्रमुख पत्र था, रिवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आता है काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को, और इस घटना को किसने अंजाम दिया था? वही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लोगों ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये क्या था कि भाई एक ट्रेन को लूटा गया था। ट्रेन थी लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। ठीक है, और इसमें क्या था? सरकारी खजाना था। इसमें क्या था? सरकारी खजाना था। और क्रांतिकारी कहते थे कि भाई हम सरकारी खजाना लूटेंगे। और बीच में जगह आती है काकोरी। ठीक है ना, काकोरी जगह थी, तो वहां पे ट्रेन को रुकवाया गया और वहां से सरकारी खजाने को लूट लिया गया। ठीक है, और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहाड़ी को क्या दिया गया? मृत्यु दंड दिया गया, यानी कि इनको फांसी की सजा दी गई। किसके तहत?
काकोरी ट्रेन डकैती कांड के तहत, और सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास मिला था। और इसमें एक व्यक्ति और थे आपके चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है, आजाद थे, आजाद रहे, वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, वो ठीक है ना, भाग गए थे। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी को मृत्युदंड दिया गया। सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। तो ये जो हमारा टॉपिक था, ये था क्रांतिकारियों का पहला भाग हमने पढ़ा था। इसके बाद में हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद के बारे में, और भी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।